नमस्कार, स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम का नाम है कोरोना परवार प्रोफेसर राम के हथियार से। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आम जन की और आम जन की जो दुविधाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बता दें प्रोफेसर राम के बारे में। प्रोफेसर राम शंकर उपाध्याय जो मूलतः उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से है, वो इस वक्त स्वीडन में रहते हैं और वहीं से अपना अध्ययन, रिसर्च और तमाम प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी करते हैं। जब से कोरोना महामारी ने वैश्विक महामारी का रूप लिया है, तब से प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय लगातार कोरोना वायरस को लेकर के तमाम रिसर्च और प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी भी करते रहे और इसको लेकर के लगातार अध्ययनरत रहे हैं। ऐसे में चूंकि हमारे समाज में तमाम तरीके के माध्यमों से, सोशल मीडिया से, टीवी से, टेलीविजन से और अन्य माध्यमों से भी तरह तरह के कोरोना के बारे में, प्रिकॉशंस को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के तमाम तरीके की बातें चूंकि सामने आती रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक दुविधा और एक जो कंफ्यूजन है वो आम जन के जो मन में है वो क्रिएट हो गया है। आज हम कोशिश करेंगे प्रोफेसर राम से उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और उन्हीं सारे जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है, उसके सटीक उपाय क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो प्रोफेसर राम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कोरोना परवार प्रोफेसर राम के हथियार से। जी, thank you very much, Rajiv ji, for holding this particular session. I am very happy to be a part of it. So, thank you once again, Rajiv ji, for having me on your show. Thank you. प्रोफेसर साहब, छोटी छोटी बातें हैं जो आम आदमी को परेशान करती हैं कहीं ना कहीं। और कोरोना वायरस जब से आया है तब से लेकर के तमाम तरीके की खबरें आई, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें आई। ऐसे में आमजन जो है कंफ्यूज ज्यादा हुआ है और उसका कंफ्यूजन कम होते हुए कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि 1 से 1.5 साल हो चुका है इस वायरस पर। छोटी छोटी बातें, जैसे पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या वॉशिंग मशीन में कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव के कपड़े एक साथ धो सकते हैं, और नहीं तो कब तक? हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि इस प्रश्न के साथ में हर कोई व्यक्ति दो चार होता होगा, रोज कपड़े धोने के पहले या उसके पहले। तो इस संबंध में मैं एक बात ये कह देना चाहूंगा कि अगर संभव हो सके तो जो पेशेंट है जो कोरोना वायरस का, उसके कपड़े यदि अलग रखे जाएं और यदि उनको अलग से धोया जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर हम WHO की गाइडलाइंस को जाते हैं तो उसकी गाइडलाइंस बड़ी क्लियर हैं, जिनके के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि कपड़ों को आप साथ में धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालते हैं तो आपका जो टेम्परेचर जो है वॉशिंग मशीन का, वो 60 to 90 डिग्री होना चाहिए। तो उस डिग्री के ऊपर आप कपड़ों को धोएं और उनको प्रॉपरली उनको आप जो है वो ड्राई करें, और उनको आप ड्राई करें। और कोशिश करें कि जो लॉन्ड्री सोप है, वो आपका डिटर्जेंट आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के संदर्भ में बड़ी स्पष्ट रिसर्च आ चुकी है। एक्चुअली कोरोना वायरस को मारने के लिए आपको अल्कोहल का जरूरत नहीं है। इफ यू आर हैविंग ए गुड सोप सॉल्यूशन, लॉन्ड्री सोप, उसको यदि आप यूज करते हो तो you can get rid of any kind of a possibility getting infected by the virus that may hold on to your clothes. तो डॉक्टर साहब, गुड सोप सोल्यूशन से क्या मतलब है? जैसे आमतौर पे जो घरों में हम लोगों के यूज होता है या आम आदमी के जो साबुन इस्तेमाल होते हैं, डिटर्जेंट इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम गुड और बैड में किस तरीके से देखें? गुड और बैड में यही है कि बहुत सारे जैसे सोप सॉल्यूशन कई बार होम होल्ड मतलब घर में भी बनाए जा सकते हैं, जिनके के अंदर कास्टिक सोडा की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है। तो जितने भी मार्केट में अवेलेबल जो लॉन्ड्री सोप हैं, ठीक है ना, जिनके के अंदर मैं फ्रेग्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। काफी बार क्या होता है कि हम साबुन यूज नहीं करते हैं, सिर्फ जो फ्रेग्रेंस सोप होता है उसको यूज कर लेते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई खुशबूदार, कोई जिसके के अंदर डिटर्जेंट ना हो, ठीक है ना, ऐसी चीज को यूज नहीं करना चाहिए। केवल जो डिटर्जेंट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे इंडिया में शायद रेन है या बिया है या कोई भी है, इस तरीके के लॉन्ड्री सोप्स को यूज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और सब एक तो कंफ्यूजन है कि घर में किसी को अगर इन्फेक्शन है और वो ठीक हो गया, ठीक होने के कितने दिन तक घर में आप आपस में मास्क पहने रहना है?
मैं बोलूंगा कि कम से कम 14 दिन तक जो है क्या है कोरोना का इन्फेक्शन का डे वन आप ले लीजिए जब आपको सिम्टम्स आए हैं। उसके बाद में 14 दिन के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जो है वो कंटेजियस नहीं होते हैं, यानी कि वो संक्रमण को नहीं फैलाएंगे उसके बाद में। और एक ये भी देख लेना चाहिए कि उनके सारे सिम्टम्स जैसे रिजॉल्व हो गए हैं, कि कोई भी उनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम अब नहीं है, बाकी कोई दूसरे प्रकार का लक्षण नहीं है जो कि अभी भी ये दर्शाता हो कि ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अभी रिकवर हो रहा है। और और जिन लोगों को खास करके इससे रिकवर होने में स्टीरॉयड की हेल्प लेनी पड़ी हो, या जिनको स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब किए गए हों, तो वो एक तरीके का इम्यूनो सप्रेसिव एलिमेंट आ जाता है, तो उनके वायरल क्लियरेंस में थोड़ा समय अधिक लग सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो वेट करें कि उनका आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, तभी वो आपस में, चाहे घर में हो तभी आपस में मिले जुले हैं। लेकिन एक जनरल तौर पे कह सकता हूं मैं क्या है कि 14 दिन के बाद में शायद वो व्यक्ति संक्रमण फैलाने के लिए शायद कंटेजियस ना हो। प्रोफेसर राम, कोविड निगेटिव होने के कितने समय तक एंटीबॉडीज बनी रहती है और क्या ये सभी स्ट्रेन से सुरक्षा करती है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि ज्यादातर जो हमारे जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है ना, वो जो वैक्सीन है वो दो तरीके के वैक्सीन है, यानी कि जब आपको पहला शॉट जब लगता है या आपको नेचुरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, तो ये प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है बॉडी के अंदर। और प्राइमरी रेस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनते हैं उनको हम बोलते हैं आईजीएम। तो आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो जनरली 2 से 4 दिन के अंदर बन जाते हैं इन्फेक्शन के बाद में, चाहे आपने वो वैक्सीन के थ्रू लिया हो या फिर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ हो। उसके कम से कम 7 से 14 दिन के बाद में आपके जो एंटीबॉडी बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जो कि कोरोना वायरस को जो है न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करते हैं, जिनको हम बोलते हैं आईजीजी एंटीबॉडी, जिनको कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बोला जाता है। तो उनको बनने में जो कि हमको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो 7 से 14 दिन के बाद में बन पाते हैं। और अधिकतर अधिकांश बार देखा गया है कि एक लॉन्ग टर्म तक वो रहते हैं। फिर भी कब तक ये हमको प्रोटेक्शन देते हैं, तो जनरली जो है मैं बोलूंगा 3 months to 6 months इज द मैक्सिमम दैट आई कैन से। उसके उसके ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रिसर्च की अभी जरूरत है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। और दूसरा, जब हम डोज लेते हैं वैक्सीन का, तो उसके बाद में हमारे जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हैं वो सफिशिएंट हो जाते हैं ज्यादातर केसेस में वायरस को किल करने के लिए। सब चूंकि इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को भी जानकारी थी, तो तमाम तरीके के सवाल भी आए हैं। इसी से जुड़ता हुआ एक मिला जुला सा सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनी या नहीं, इसके लिए जांच कराने की जरूरत है या नहीं? जांच में अगर एंटीबॉडीज नहीं बनी है तो क्या करना होगा? हाँ, तो देखिए, जैसा कि सबको पता है कि हमारी जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है ना, वो वैक्सीन्स जनरली 70 to 80% उनकी जो है वो एफिकेसी है। और वो जो एफिकेसी है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक नंबर है किसी के भी प्रति। यानी कि यदि मैं ये कहता हूं कि कोवैक्सीन का जो एफिकेसी है वो मान लीजिए 80% है, और ये यदि वैक्सीन मैंने लिया है या आपने लिया है, तो इसका मतलब ये है कि यदि मुझे कोरोना का इन्फेक्शन 100 बार दिया जाए तो 80 बार शायद मैं उससे बच जाऊंगा, लेकिन 20% चांसेस हैं कि मुझे कोरोना हो सकता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारे जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है ना, वो हमारे सेकंड डोज के बाद में ही बनते हैं, और वो हमको लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप वापस अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे? क्वेश्चन ये था कि वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज बनी है या नहीं, इसके लिए जांच कराने की जरूरत है या नहीं? जांच में अगर एंटीबॉडीज नहीं बनी है तो क्या करना होगा? हाँ, तो इसमें यह है कि जैसे यूएस में तो अभी उन्होंने एक गाइडलाइन वो लोग तैयार कर रहे हैं, जिसके के ऊपर काम हो रहा है कि हम अपने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को चेक कर लें।
तो यदि हमारे एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम जो है इस पर्टिकुलर कोरोना के इन्फेक्शन से अब बचे रहेंगे या बच सकते हैं। लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसा कोई गाइडलाइन या इस तरीके का कोई पर्टिकुलर जो इसको हम कहते हैं कि कोई मानदंड तैयार नहीं हुआ है जिससे हम ये कह सकें कि आप एक कट ऑफ वैल्यू दे सकें कि यदि आपके एंटीबॉडी 30% बने हुए हैं या 40% बने हुए हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं, और यदि आपके इतने नहीं बने हैं तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। तो उस केस में एक गाइडलाइन अभी तक नहीं है। और यदि किसी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बने हैं तो क्या उसको बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए या कितने समय बाद दिया जाना चाहिए, या उसको क्या रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज जो उसके बॉडी में नहीं बन रहे हैं तो क्या उन एंटीबॉडीज को रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में बाहर से भी इंजेक्ट किया जा सकता है या नहीं। लेकिन इस प्रकार के एंटीबॉडी अवेलेबल हैं यूरोप में, यूएस में। इसके जो गाइडलाइंस हैं वो निश्चित हो रहे हैं, काफी जगह में हो गए हैं, लेकिन इंडिया में अभी शायद इस प्रकार की कोई गाइडलाइन या मानदंड तैयार नहीं हुए हैं। एक सवाल और आया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या हमको इस कोरोना के समय पे अपने बड़े बुजुर्गों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जिससे हम उनके लिए वाहक ना बने किसी भी तरीके से। हाँ, मतलब ये एडवाइजेबल है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक उम्र के साथ में जो हमारी जो इम्यूनिटी है वो कम होने का चांस रहता है। खास करके जो हमारी जो जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरीके की होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है। तो उनको शायद अडेप्टिव इम्यूनिटी तो होगा, लेकिन उनको इनेट इम्यूनिटी जिसको कि ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं उसमें कुछ कमी आ सकती है एज के साथ में। तो मैं यही एडवाइज करूंगा कि यदि घर में हमारे बुजुर्ग हैं तो कम से कम इस पीरियड में हम उनसे थोड़ा एक डिस्टेंस के साथ में ही मिलें, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो। कुछ सवाल बच्चों के भी हैं डॉक्टर। सवाल हम्म। ये है कि इन्फेक्शन के कितने समय बाद आइसक्रीम या ठंडी चीजें हम खा सकते हैं। हाँ, तो अच्छा सवाल है, बड़ा ठंडा और मीठा सा है क्या है। और बच्चों को थोड़ा सा रहता है आइसक्रीम के बारे में तो हमेशा। तो मतलब यह है कि अगर इसमें मैं बोलूंगा तो जनरली जितने भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के जो भी मैनिफेस्टेशन है या जिस प्रकार से भी कोरोना वायरस होता है, ठीक है ना, तो कोरोना वायरस आपको पता है कि जितने भी इन्फेक्शन है ये एक लड़ाई है इम्यूनिटी की और इन्फेक्शन की। अभी वो इन्फेक्शन जो है वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है। तो यानी कि इट इज ए इंटरप्ले बिटवीन द इम्यूनिटी एंड द इन्फेक्शन। अभी क्या है कि जब हमको इन्फेक्शन होके चुका है तो एक तो ये दर्शाता है कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर थी या हम नहीं लड़ पाए या हमारा हमको पता नहीं है कि हमारा इम्यूनिटी पूरी तरह रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब तक हम अपनी फुल इम्यूनिटी को रिकवर नहीं कर लेते हैं, गेन नहीं कर लेते हैं, खास करके उस केस में खास करके उस केस में जब हमारा कोई ट्रीटमेंट स्टीरॉइड्स के थ्रू हुआ है, यदि हमारा ट्रीटमेंट स्टीरॉइड के बेस पर हुआ है तो हमको अपना इम्यूनिटी को रीगेन करने में और ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि स्टीरॉइड्स आर द इम्यूनो सप्रेसिव। और दूसरा बात उनके अंदर यह है कि उन बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी दो कंडीशन बहुत लंबे समय तक रह सकती हैं जिनको कि हम कहते हैं लिम्फोपेनिया एंड द न्यूट्रोपेनिया, यानी कि उनके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कम हो, यानी कि लड़ने की शक्ति कम हो, या लिम्फोपेनिया के वो शिकार हों। तो मैं इसमें एडवाइस यही करूंगा कि मतलब वो एक कम से कम जो है 2 महीने का वेट करें, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि उनको फेरेंजाइटिस भी हो सकता है। तो फेरेंजाइटिस से वो लोग बच सकते हैं। और आपको जैसा पता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर कम जाता है तो बहुत सारे जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया या फंजाई जो हैं, जो अवसरवादी हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से ग्रो कर सकते हैं उस टेम्परेचर एडवांटेज का फायदा उठा करके। और इस स्थिति के अंदर हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों की या इन सारी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए मैं बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि they should listen to their patients and wait for another 1 to 2 months if they have recovered from the corona infection, and they will definitely enjoy the ice cream again. कठिन है लेकिन 2 महीना
क्योंकि जिस या तरीके के लॉकडाउन में लगातार घर के अंदर बंद रहना, तो कोई तो खासतौर से खाने पीने का जो एंटरटेनमेंट है वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो जी सामान डॉक्टर साहब हम बाहर से लाते हैं, जैसे सब्जियां जी हैं या कोई भी सामान लाते हैं, उसको हम कैसे डिसइंफेक्ट कर सकते हैं या कब तक इस्तेमाल ना करें? हाँ, तो जनरली जो आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप अगर 2 से 3 मिनट आप नियम बना लीजिए कि 3 मिनट तक यदि आपको उनको रनिंग वाटर में अगर आप अच्छे से आप उनको धोते हो तो जनरली जो है वो कोई किसी प्रकार का कोई कोरोना वायरस जैसा चैलेंज आपके लिए पेश नहीं करेगा। तो 3 मिनट सारी सब्जियों को क्लीन करना है रनिंग वाटर में। और यदि कोई सामान यदि आप बाहर से आपके घर में आ रहा है तो साइंस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो 72 घंटे तक है क्या है 72 घंटे यदि आप वेट कर लेते हैं उसको खोलने का या यूज करने का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 72 घंटे के अंदर जो वायरस जो है वो क्रियाशील नहीं रहता है, यानी कि अन अनवाइबल हो जाता है, यानी कि वो दोबारा से लाइफ गेन नहीं कर सकता है। तो बाहर से यदि कोई पैकेट आ रहा है और कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है तो यू कैन वेट फॉर 72 आवर्स टू ओपन एंड यूज इट। और सब्जियों के लिए आप उनको 3 मिनट तक रनिंग वाटर में धो करके किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वापस घर पर आने पर हम बार बार कपड़े बदलने की अगर यदि स्थिति में नहीं, तो कपड़े कैसे डिसइंफेक्ट करें? आप सबसे पहले तो यह है कि घर के अंदर यदि एक ऐसा स्थान बना लेते हैं जहां पर कि आपका आपका कंटेनर रखा हुआ है जिसके के अंदर हम कपड़े धोने के लिए इकट्ठा करते हैं, तो वो कंटेनर वहां पर पूरा प्रॉपरली सील्ड हो, उसको लिड लगा हुआ हो। और तो आप वहां पर बाहर आने के बाद में आप कपड़े वहां पर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आप जो है उसको क्लोज कर दें। और क्लोज करने के बाद में ध्यान रखें कि कोई उसको हिलाए नहीं या उसको सेक ना करे, उसको डिस्टर्ब ना करे। और जो है और बाद में आप जो है घर में आने के साथ ही आप तुरंत शावर ले लें एंड देन यू कैन एंजॉय योर नॉर्मल लाइफ विद इन द फैमिली। तो दरअसल जिस तरीके से डोज को लेकर भी कई कंफ्यूजन है कि कितने समय के अंतराल में लेनी है, कितने समय के अंतराल में लेनी है और पॉजिटिव होने के कितने समय बाद लेनी है। डोज को लेकर इंडिया में जैसे दो दो डोज खास तौर से हैं एस्ट्राजेन, एक तो कोवैक्सीन है और कोविडशील्ड है फिलहाल, स्पुतनिक अभी आई है। और पॉजिटिव होने के खास तौर से कितने समय बाद लेनी चाहिए? जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर कोविशील्ड और कुल मिलाकर के कोवैक्सीन दो ही वैक्सीन इस समय चल रही हैं। तो कोविशील्ड का तो जैसे शुरू में उन्होंने जो अंतराल रखा था वो शुरू में 4 वीक का था, बाद में 8 वीक का किया। अभी जाकर के उसको 12 वीक के लिए अप्रूव किया है। और उन्होंने ऐसा देखा गया है कि यदि आप इस वैक्सीन को 12 वीक के अंतराल पर लेते हो, यानी कि 3 महीने के अंतराल पर लेते हो, तो आपकी जो एफिकेसी है वो करीब 26% बढ़ जाती है। ऐसा जो है वो रिसर्च के रिपोर्ट्स में आया है। तो अभी शायद नई गाइडलाइन के अनुसार जो कोविशील्ड की जो डोजेज हैं, यानी कि 2 डोजों के बीच में जो अंतराल है वो 3 महीने का होगा। और कोवैक्सीन के अंतराल में कोई अंतर नहीं है, वो आज भी जो है कुछ जगह पे 21 डेज में, कुछ जगह पे 28 डेज के अंदर प्रोटोकॉल में चल रही हैं। तो आई विल कंसीडर के 28 दिन के बाद में कोवैक्सीन को लगाया जा सकता है। और अगला आपका जो इसी में पॉइंट था कि पॉजिटिव होने के कितने समय के बाद में लगाया जा सकता है, तो यदि आपको नेचुरल तौर के ऊपर यदि इन्फेक्शन हो गया है और जब आप उससे रिकवर हो गए हो तो रिकवर होने के कम से कम 8 वीक के अंदर आपको वैक्सीन लगा लेना चाहिए। तो आई विल स्टिल सजेस्ट लाइक 8 to 12 वीक्स, बट 8 इज मोर रिकमेंडेड। दोस्तों एक सवाल और है जो कई लोग पूछते हैं, कई लोगों का सवाल भी आया इस पर कि कार में क्या एसी चलाना ठीक है कि नहीं, और अगर कई लोग बैठे हैं तब क्या करना चाहिए? तो कार में यदि आप अकेले हैं तो एसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि कार के अंदर जो एसी होता है यदि बहुत समय से यदि उसके फिल्टर चेंज नहीं हुए हैं तो कोशिश करें कि एक बार फिल्टर चेंज कर लें, जिससे कि आप श्योर हों कि एटलीस्ट आपके फिल्टर क्लीन है, तो किसी भी तरीके का
जो है इन्फेक्शन केवल कोरोना का ही नहीं, लेकिन बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन भी इस समय पर इंडिया में प्रेवलेंट हो रहे हैं, तो उन सब से हम रोक पाएंगे। और यदि आप जो है अगर बहुत सारे लोग या दो चार लोग, यदि मल्टीपल लोग अगर एक साथ में कार में चल रहे हैं, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि वो एसी ना चलाएं और फुली वेंटिलेटेड रहने दें गाड़ी को, और उसके विंडोज जो हैं वो खोल के रखें। मतलब अक्सर लोग जो है कई जगहों पे सैनिटाइजर छिड़क देते हैं और उस जगह का फिर पुनः इस्तेमाल करने लगते हैं। तो क्या केवल सैनिटाइजर छिड़क देने से वो जगह डिसइंफेक्ट हो जाती है कि जिस तरीके से हम हाथ रगड़ते हैं उस तरीके से हाथ को भी रगड़ना चाहिए या जगह को भी रगड़ना चाहिए कपड़े से सैनिटाइजर डालने के बाद? हाँ, तो इसमें यही कि जो जब हम सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, तो सैनिटाइजर का उपयोग जनरली लोग दो प्रकार से करते हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। कि एक तो जो आप स्प्रे के थ्रू यूज करते हो, तो जब आप स्प्रे के थ्रू यदि आप सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हो, तो वो क्या करता है कि वो एक प्रकार का फिल्म बना लेता है उस सरफेस के ऊपर। तो जब वो स्प्रे के द्वारा जब एक फिल्म बन जाता है, तो उसको रगड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जो है क्या है एक दो जगह पे छोड़ छोड़ करके आप डाल रहे हो कि यहाँ डाला 2 ड्रॉप, फिर 2 ड्रॉप आगे डाला, फिर 2 ड्रॉप पीछे डाला, तो यदि ऐसी स्थिति में अगर आप ये डाल रहे हो सैनिटाइजर को, तो वहां पर उसको रगड़ करके जो प्रोसेस है वो फिल्म बनाने का ही प्रोसेस है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस प्रकार के सैनिटाइजर स्प्रे लें, जो कि जब आप स्प्रे करोगे तो वो ऑटोमेटिक फिल्म वहां पर बन जाएगा। जैसे सेवलॉन का स्प्रे है या बाकी बहुत सारे स्प्रे हैं, जो कि जैसे हम डिओडोरेंट यूज करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ए स्प्रे। तो स्प्रे यदि हम यूज करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक फिल्म बन जाएगा, जो कि हमको इस प्रकार का प्रोटेक्शन देगा और हमको रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब, इस बार जो सेकेंड वेव आई है खासतौर से सेकेंड वेव के बाद आमतौर पे देखा गया कई जगह से ये बात भी आई कि हमको जब बाहर जाए खासतौर से और जब हम कुछ लोगों के साथ हो तो डबल मास्क पहने। तो एक हम्म, तो क्या हमको डबल मास्क पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? दूसरा, कौन सा मास्क पहनना चाहिए? क्योंकि कुछ बात आई कि एक सर्जिकल पहने और एक आप नॉर्मल जो क्लॉथ वाला है, क्योंकि जब पहली वेव आई थी तब ये कहा गया था जो हमारे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में अच्छी खासी जो आबादी है वो 60 से 70% की आबादी जो है वो रूरल बेल्ट की है। तो वहाँ कहा गया था कि आप जो गमछा है वो भी अगर आप लगा लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन हम्म, सेकेंड वेव में बात आई कि नहीं डबल मास्किंग करें और इस तरीके से, तो क्या सही तरीका है? हम्म। हाँ, हाँ, देखिए जो डबल मास्क की जो बात आई उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि लैंडसेट ने एक स्टडी पब्लिश किया था, जिस स्टडी में ये बहुत ही क्लियर कर दिया था उन्होंने कि मतलब ये जो है वो केवल ड्रॉपलेट्स से तो फैलता है, वो तो है ही है, लेकिन ये जो है वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी होता है। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो हमारा सबसे जो कारगर जो उपाय है वो यही है कि हम मास्क का प्रयोग करें। तो जब हम देखते हैं कि जनरली जब आपके ड्रॉपलेट बनते हैं, तो ड्रॉपलेट का मतलब है यानी कि एक वायरस है, उस वायरस यानी उस वायरन के चारों तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन बन गया, किसका? उस मॉइस्चर का है, क्या है। लेकिन ये जो मॉइस्चर का जो बॉल बना है, ये बॉल जैसे साबुन के बुलबुले बनाते हैं बच्चे, कुछ कुछ समय तक ये ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद में क्या होगा कि ये जो बॉल है वो फट जाएगा। जब ये बॉल फट जाएगा तो इट मीन्स इट कैन गो टू एनी डायरेक्शन, एंड इट कैन फर्दर गेट सम इम्पल्स एक्चुअली टू गो अनदर मे बी 2 फीट, अनदर मे बी 3 फीट। और अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है तो देन इट विल हैव ए लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कॉन्सेंट्रेशन से बचने के लिए जो है, यदि हम मास्क डबल मास्क यूज करें, खास करके डबल प्लाई वाला मास्क यूज करें, सिंगल प्लाई का मास्क यूज नहीं करना है, डबल प्लाई का करें। कॉटन का मास्क उचित है, जिसको कि धोया भी जा सकता है, आप उसको धो सकते हो, धोने के बाद में आप यूज कर सकते हो। बाकी मास्क की श्रेणी में आपका N95 मास्क सबसे अच्छा मास्क माना जाता है, लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए जरूरी नहीं है। जो लोग खास करके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो जनरली N95 यूज करते हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर बार बार होता है। और आप जो है सर्जिकल मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मैं रिकमेंडेशन के तौर पे यही बोलूंगा कि डबल प्लाई का, अगर आप डबल मास्क यदि आप यूज करते हो, कॉटन का मास्क भी यूज कर सकते हो, गमछा भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर इट इज वॉश्ड
ऑन द रेगुलर डेली बेसिस, देन ओनली यू यूज इट। ऐसा नहीं है कि कल भी वही गमछा डाला था, आज भी यही डाल लिया, परसों भी यही डाल लिया। दे नीड टू कीप चेंजिंग इट रूटीनली। कौन से मास्क धोकर पहन सकते हैं और कौन से जो है मतलब डिस्पोजेबल होते हैं? जैसे सर्जिकल मास्क के बारे में कहा जाता है कि अमूमन उसको आप धो के डिस्पोजेबल है, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए एक बार पहनने के बाद। लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कि भारत सरकार ने आया एक जगह गाइडलाइन में कि 5 बार आप उसको धो सकते हैं सर्जिकल मास्क। तो क्या है? अब देखिए, ये है कि गाइडलाइन तो गाइडलाइन है, आई कैन नॉट लाइक ए रिफ्यूट ऑन द गाइडलाइन, बट एक जो पर्सनल एक एक्सपीरियंस होता है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट यू शुड यूज ए सर्जिकल मास्क फॉर मोर देन वंस। ठीक है ना, कि आप एक बार सर्जिकल मास्क को यूज करो, उसके बाद में आप अच्छे से उसको डिस्पोज कर दीजिए। हाँ, यदि कॉटन का मास्क है तो उसके ऊपर WHO के गाइडलाइंस क्लियर हैं कि आप कपड़े के मास्क को, कॉटन के मास्क को धो करके, सुखा करके, प्रॉपरली ड्राई करके आप उसको पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और N95 मास्क तो ऐसा मास्क है जो बेस्ट है, लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू वॉश इट। अगर आप वॉश करोगे तो इट मे डिस्ट्रॉय। तो हसन राम, इस दौरान चूंकि लॉकडाउन रहा, सभी जगह भारत में लगभग हर जगह लॉकडाउन रहा, कहीं पर वो पार्शियल था, कहीं पर कंप्लीट था, सारी चीजें। तो लोग एक्सरसाइज करते थे, जो लोग मॉर्निंग वॉक जाते थे, कहीं ना कहीं वो उनको प्रॉब्लम रही। तो अभी थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है, तो क्या मॉर्निंग वॉक कर सकता है आदमी? करे तो क्या प्रिकॉशन ले, या वो घर पे ही रहे, घर पे ही एक्सरसाइज करे, या किस तरीके से करे? इसका थोड़ा सा जो है। हाँ, सबसे मेन चीज तो क्या है कि टू रीगेन योर हेल्थ एंड रीगेन योर इम्यूनिटी, और तो सबसे जरूरी है कि हम अपने ऊपर काम करें, एक्सरसाइज करें रूटीनली। लेकिन इस समय ये बात भी ध्यान रखें कि हम किसी पब्लिक प्लेस पर कम से कम जाएं, जहां पर ज्यादा कोई क्राउडेड स्पेस है, जैसे पार्क में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, लोग आसपास में बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसी जगह पे जाने से बचें। लेकिन ये इसको वो एक्सक्यूज की तरह से उपयोग ना करें कि हाँ, एक्सरसाइज न करने का एक बहाना मिल गया, तो वो अपने टेरेस पे चले जाएं, अपने बालकनी में चले जाएं, जिस समय पे अकेले हैं उस समय पे अपने एक्सरसाइज करें। और निश्चित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है। दे कैन डू इट एट होम। अरे, क्या बाहर से खाना मंगा सकते हाँ, तो जैसा स्टडीज में रिवील्स हुआ है कि जो खाना पक चुका है, यानी कि जो भी चीज 70 डिग्री से ज्यादा गर्म हो चुकी है, उसके ऊपर वायरस के होने के कोई चांस नहीं है। तो हम ये तो मान के चलें कि खास करके जितनी भी इंडियन कुकिंग होती हैं, वो सब की सब जब तक बॉइलिंग टेम्परेचर पर ना आ जाए तब तक वो बनती नहीं है। ठीक है ना, तो आप मान के चलिए कि यू आर कुकिंग दैम मोर देन 100 डिग्री, तो देयर इज ए नो चांस टू गेट इन्फेक्टेड बाई एनी कुक्ड फूड, स्पेशली वेदर यू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड और इन हाउस। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब हमको बाहर से जब खाना आ रहा है, तो किस व्यक्ति ने उसको पैक किया है, उसने ग्लव्स कैसे पहने हैं, कब चेंज किए हैं, उसका पैकिंग मटेरियल कहाँ कहाँ होकर के आया है, उसके बॉक्स कैसे हैं। और जैसा कि बहुत सारे स्टडी हैं कि ये बॉक्स के ऊपर, कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर उसका अलग अलग समय तक जो वायरस है वो वायबल रह सकता है, यानी कि इट कैन, इफ इट विल कम इन टू द कॉन्टेक्ट ऑफ होस्ट, इट कैन हैव द फुल लाइफ। तो हमको इस बात पर विचार करने की ज्यादा जरूरत है। और इफ यू नो फॉर श्योर कि नहीं, ये पैकिंग मटेरियल भी ठीक है, गत्ता भी ठीक है, बॉक्स भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट्स ये अलग इशू है। लेकिन इस दौरान मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि बाहर से पैकिंग के बेस पे, खाने के बेस पे नहीं, पैकिंग के बेस पे मैं बोलूंगा कि इस समय इस स्थिति में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। हैं? जिन घरों में एक टॉयलेट है, उन घरों में, और मान लीजिए कि कोई पेशेंट संक्रमित है, तो ऐसे में उन घरों पे कैसे जो है रहा जाए, कैसे प्रिकॉशन लिए जाए, क्या किया जाए? हाँ, तो ऐसी स्थिति में यह है कि जो, जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ स्टॉकहोम में रह रहा हूँ स्वीडन में, और तो जनरली जो यहाँ पर गाइडलाइन है या यूएस में गाइडलाइन है, और खास करके इंडिया में तो फिर भी 2 बेडरूम का फ्लैट है तो वहां पर 2 टॉयलेट जनरली होते हैं। बट इफ यू कम टू यूरोप, जनरली यू विल गेट लाइक ए 1 टॉयलेट इन ए 2 बेडरूम सेट। ठीक है ना,
तो वहां पर गाइडलाइन यही है कि यदि आप 0.1% का यदि आप ब्लीच यूज करते हो, ठीक है ना, और अपने जो वेंटिलेटर्स जो हैं आपके वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आपके विंडोज प्रॉपरली आपने ओपन रखे हैं, और जो दूसरा आपने एक बार यूज करने के बाद में आपने प्रॉपरली ब्लीच कर दिया है 0.1% सॉल्यूशन से, तो उसके बाद में 30 मिनट तक आप उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि कोई नेक्स्ट जो व्यक्ति है वो उसको यूज कर सकता है। तो आई थिंक वी कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन। सब टीका लगने के बाद क्या हमें मास्क पहनना है और क्यों? कि टीका जो जो हमको वैक्सीन लगता है, ठीक है ना, तो वैक्सीन जो है वो ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है, ठीक है ना, यानी कि जो ट्रांसमिशन है वो तो उसी प्रकार से होता रहेगा जैसे कि उसको होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि वैक्सीन यदि हमको लग गया है तो इसका मतलब है कि उससे ट्रांसमिशन नहीं रुका है, सिर्फ हमने जो बीमारी है उसकी सीवियरिटी को रोकने के लिए, कि वो जो जब इन्फेक्शन हो तो बहुत गंभीर रूप धारण न कर ले, केवल इस बात को रोकने के लिए हमने अपने बॉडी को ट्रेन किया है एक वैक्सीन के माध्यम से, जो कि एक प्रकार का मॉक ड्रिल है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन को नहीं रोकता है, तो इसलिए मैं एडवाइज यही करूंगा कि लोग एक डोज ले लिया, दो डोज ले लिया, वो एकदम से मतलब ब्रेव होकर के चारों तरफ ना घूमे, क्योंकि वो ट्रांसमिशन, वो उनको खुद को भी इन्फेक्शन हो सकता है और जो है वो स्प्रेडर भी बन सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि दे हैव टू वियर द मास्क irrespective of getting the vaccine, either the first dose or second dose. सब आप कुछ सवाल और बचे हैं इसमें। एक ब्लैक फंगस को लेकर के तमाम तरीके की भ्रांतियां और तमाम जो एक पैनिक की सिचुएशन इंडिया में खासतौर पे बनी, उसमें एक सीधा साधा सवाल ये कि क्या दही भी इस फंगस में, दही में भी ये फंगस इस तरीके का उपस्थित होता है यदि दही कई दिन की हो गई है तो सबसे मेन चीज क्या है कि देखिए, ब्लैक फंगस को या व्हाइट फंगस, ओके, दोनों एक ही चीज हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करके देखने का जरूरत नहीं है। एक तो ये बात है। और ब्लैक फंगस तो हमारे चारों तरफ शुरू से रहा है और हमेशा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी मृत चीजें जो होती हैं, चाहे वो कोई किसी प्रकार का कोई एनिमल हो, या कोई प्लांट मटेरियल हो, या फिर लीव्स हो, या बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर हम जो कंपोजिट तैयार करते हैं, तो उस सब जगह के ऊपर जो ब्लैक फंगस है वो उन मृत चीजों के ऊपर उनको यूज करके उनके जो जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको वापस वो मिट्टी में मिक्स करता है। ये काम जो है जनरली ब्लैक फंगस का है। तो ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं है, हमारे चारों तरफ है। लेकिन इससे बचने के लिए खास करके इस स्थिति में हमको क्या करना है कि अपने आसपास में हमको किसी भी प्रकार की ह्यूमिडिटी नहीं रखनी है, नमी नहीं रखनी है, और हमको चारों तरफ एक हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीननेस करना है। और एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बहुत बार मैंने पर्सनली देखा है कि जब घर में कोई प्याज वगैरह लेके आता है, तो प्याज कैन बी ए गुड सोर्स, क्योंकि प्याज के कुछ लीफ या उसके पत्ते या उसके आगे पीछे आप बहुत बार देखोगे कि ब्लैक रंग आपको ब्लैक कलर आपको दिखाई देता है, खास करके प्याज के ऊपर। और जब आप उस प्याज को जब आप ओपन करते हो, ओनियन को, तो किसी तरीके से जब आप ओपन करोगे और वो टूटता है तो यू कैन इनहेल इट। और यदि उस समय पर आपकी अगर इम्यूनिटी जो है वो कम है, खास करके इस कारण से क्योंकि आपको कोविड हुआ था, कोविड होने के बाद में आपको लॉन्ग टर्म तक शायद आपको स्टीरॉयड लेने पड़े हैं रिकवर होने के लिए, तो उस समय पर एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है और वो आपको और ज्यादा ससेप्टेबल बना देता है। तो इससे बचने के लिए हमको यही करना चाहिए कि हमको आसपास इस चीजों का ध्यान रखना है, और खास करके हमारे जो टॉयलेट्स या बाथरूम्स होते हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना है, क्योंकि बहुत बार हमारे जो टाइल्स के बीच में जो छोटी छोटी गैप्स जो जगह होती हैं, वहां पर यदि आप माइन्यूटली अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि वहां पर ब्लैक कलर के कुछ डॉट डॉट जैसे बने हुए हैं। वो ब्लैक डॉट और कुछ भी नहीं, दैट कैन बी द ब्लैक फंगस। So we need to make sure that our toilets are clean, our home are clean, there is a no humidity in the environment you are living। और जो जिस तरीके के पेशेंट्स भी हैं जिनको के कोविड हुआ है और स्टीरॉयड जिन्होंने लिया है, वो अपने घर के अंदर एक डी ह्यूमिडिफायर भी यदि रखेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा।
बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। डॉक्टर साहब, क्या जैसे एक सवाल आया है कि क्या बासी चावल से भी फंगस होने के खतरे होते हैं? हाँ, बासी चावल से। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि जैसे मैंने बोला है कि ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि जब आप बासी चावल रखोगे तो इट कैन गो अंडर द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है ना। बाकी बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर के लोग जिनको सोना बहुत अच्छा लगता है, वो रात को जो चावल बचा है उसमें पानी डाल के रख देते हैं और उसको वो नेक्स्ट डे पी लेते हैं। इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ ए लाइक ए लिटिल बिट ऑफ एल्कोहल ऑल्सो बिकॉज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। तो खास करके जो कलकत्ता या पश्चिम बंगाल या उस तरफ जो है, मैंने काफी चलन देखा है इस तरीके का। तो ये एक प्रकार का बात है कि हमको कोई ऐसा मीडियम नहीं देना है, यानी कि जो वायरस, जो ये जो फंगस है, वो फंगस को क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडिया चाहिए जिसको के ऊपर वो ग्रोथ कर सके। तो अपने घर के अंदर हम कोई भी इस प्रकार की चीज खुली ना रखें। खास करके कोशिश करें कि बासी खाना ना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम अभी बारिश का समय आने वाला है, बारिश के समय में ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि चारों तरफ वातावरण में नमी होती है। तो मैं ये बोलूंगा कि एक संभावना है, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर ये कह देना कि हाँ ये होगा नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा। यदि कोई पूरा प्रिकॉशन लेकर के यदि वो कर रहा है तो शायद ठीक कर रहा होगा, लेकिन स्टिल इट इज एडवाइजेबल दैट दे शुड अवॉइड टू ईट एनीथिंग दैट हैज बीन कुक्ड ए डे बिफोर। तो सर, एक बार फिर से हम कोरोना वायरस की तरफ लौटेंगे। और एक बड़ा अहम सवाल, कई लोगों ने ये सवाल पूछा है और इसकी जानकारी लोग चाहते हैं कि जो पेट्स हैं घर में, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, या कोई भी, या कोई भी इस तरीके का पेट हो, क्या इनसे भी खतरा है वायरस, कोरोना वायरस होने का? एक चीज। और ये अगर बाहर, चूंकि इनको स्क्रॉल कराना जरूरी है, ये बाहर टहलने जाते ही हैं, तो टहल करके आने के बाद भी क्या ये खतरा है कि दे कैन बी द कैरियर ऑफ दिस वायरस? हाँ, तो मैं इस संदर्भ में एक बात ये बोल सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो यूएस का बॉडी है, दे हैव ए क्लियर गाइडलाइन ऑन दी पेट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। पेट्स में उन्होंने ये क्लियर किया है कि दैट इंक्लूड्स द डॉग एंड कैट्स, क्योंकि ये ज्यादातर पेट्स की कैटेगरी में खास करके इन कंट्रीज में है। तो ये स्टडी में इस तरह से प्रूव हुआ है कि जो पर्सन है, यानी कि पर्सन टू कैट या डॉग के अंदर तो ये ट्रांसमिट हो सकता है, बट जो पेट्स हैं उन पेट्स से जो है ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। तो यानी कि यदि जो पेट्स हैं वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो पेट्स जो हैं वो संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन जो पेट्स हैं जिनको के इन्फेक्शन हो गया है वो इस इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका उस इन्फेक्शन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, ऐसा स्टडी में देखा गया है। तो और दूसरी बात इसमें यह है कि पेट्स यदि घर के अंदर हैं तो उनके फर से या उनके हेयर से या उनके स्किन से भी जो है ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। तो हम बड़े निश्चिंत होकर के अपने घर में पेट्स रख सकते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल, दैट्स ऑल आई कैन से। दे कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन। सर, हमारे यहाँ एक पेट है और उसको लेकर के चिंता बनी रहती है। अ, एक आखिरी सवाल है, कि दौड़ते समय अक्सर देखा, क्योंकि मास्क को लेकर के कुछ लोग तो इतने अवेयर हैं कि हर समय मास्क रहता है, और कुछ लोग इतने भी अवेयर नहीं है कि वो चाहे जितनी भीड़ में खड़े हो मास्क नहीं पहनते हैं। तो मास्क पहन रहे हैं, खासतौर से उनको लेकर के कि जब दौड़ते हैं या साइकिलिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं किसी तरीके की, क्या उनको मास्क पहनना चाहिए या मुंह पे? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं, पहनने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कंफ्यूजन है जिसको दूर सब कैसे किया जा सकता है? हम्म। तो इसमें मैं यही बोलूंगा कि यदि आप यदि आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो या साइकिल चला रहे हो, इट्स ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो कोई भी इस तरीके का जो भी एरोबिक या कार्डियो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको मास्क नहीं पहनना चाहिए। दैट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन। क्योंकि उस समय पर आप एक एक्सरसाइज के जब आप दौर में होते हो तो यू नीड लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो किसी ना किसी प्रकार से यदि आप ऑक्सीजन डिप्राइव हो सकते हो
और यदि आप लंबे समय तक ये मास्क लगा करके एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो या साइकिल चलाते हो, तो ड्यू टू द डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन यू कैन कॉलेप्स ऑल्सो। और यदि वहां पर कोई भी नहीं है उस समय है क्या है, तो इट कैन बी फैटल। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो कृपया करके मास्क न लगाएं, और यदि आप पब्लिक में जा रहे हो तो निश्चित रूप से मास्क लगाएं। डोंट डू इट वाइस वर्सा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे उम्मीद है कि जो आम जनमानस है जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है और दिखेगा उसके लिए बहुत ही फायदेमंद जानकारियां हैं, क्योंकि बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं वो आज आपकी इस चर्चा से कोरोना पर बात प्रोफेसर रामशंकर के हथियार के साथ का जो कार्यक्रम है उससे दूर हुई है। और ऐसे ही किसी एक सेशन के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे और लोगों की जो भी कंफ्यूजन सभी बच्चे हैं या जो सवाल हैं उसके सवाल के जवाब एक बार फिर आपसे लेना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राजीव जी फॉर होस्टिंग दिस शो। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।